मैं डॉक्टर वंदना शर्मा, एमए उत्तरार्ध हिंदी के विद्यार्थियों, आपको इस ई व्याख्यान में भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर समझाऊंगी। बच्चों, राजकीय महाविद्यालय बूंदी से विद्यार्थियों की ऑनलाइन कक्षाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है और फाइनल के विद्यार्थियों को भाषा विज्ञान के प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो प्रारंभिक इसके टॉपिक्स हैं उनको मैंने आपको समझाना पढ़ाना शुरू किया है। तो हम आज भाषा की उत्पत्ति के इस व्याख्यान में आगे की ओर बढ़ते हैं। भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न, इस पर लगभग 2 शताब्दियों से विचार किया जा रहा है। भिन्न भिन्न विद्वानों के द्वारा अनेक मत प्रस्तुत किए गए हैं। उन मतों में आज हम इंगित सिद्धांत, टाटा सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। इंगित सिद्धांत, इस सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम संकेत करने का श्रेय डॉक्टर राय को है। ये पॉलिसियन भाषा के विद्वान थे और कुछ ही समय बाद में डार्विन ने भी 6 असंबद्ध भाषाओं से, भिन्न भिन्न भाषाओं से का तुलनात्मक अध्ययन करके इस सिद्धांत को प्रमाणित करने का प्रयास किया था। 19वीं सदी में सन 1930 में रिचर्ड ने इस सिद्धांत को पुनः उठाया और अपनी पुस्तक ह्यूमन स्पीच में मौखिक इंगित सिद्धांत नाम से इसको विद्वानों के समक्ष रखा। आइसलैंडिक भाषा के विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन ने भी लगभग इसी समय भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और वो अपनी लगभग 3 पुस्तकों में इस इंगित सिद्धांत का विस्तृत विवेचन करते हैं। उन्होंने अपनी भारोपीय भाषाओं में जिन भारोपीय भाषाओं को अध्ययन के लिए लिया उनमें हिब्रू, पुरानी चीनी, तुर्की तथा अन्य भाषाएं थी। अलेक्जेंडर जोहानसन ने भाषा के विकास की 4 सीढ़ियां मानी है। ध्यानपूर्वक सुनिए बच्चों। इंगित सिद्धांत के अंतर्गत आइसलैंडिक भाषा के विद्वान अलेक्जेंडर जोहानसन ने भाषा के विकास की 4 सीढ़ियां मानी है। प्रथम सीढ़ी भाव व्यंजक ध्वनियों की है। भाव व्यंजक ध्वनियों से तात्पर्य है जब व्यक्ति भावावेश में होकर के भय, क्रोध, दुख, हर्ष, भूख, प्यास, मैथुन, इच्छा आदि के कारण बंदर आदि पशुओं की भांति विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के द्वारा अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है। तो भाषा के विकास की प्रथम सीढ़ी हुई भाव व्यंजक ध्वनियों की। दूसरी सीढ़ी है अनुकरणात्मक शब्दों की। इस अवस्था में विभिन्न जीव जंतुओं, निर्जीव पदार्थों की ध्वनियों के अनुकरण पर शब्द बने होंगे, ऐसा जोहानसबर्ग ने अपने भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में या इसे इंगित सिद्धांत में प्रस्तुत किया है। अर्थात प्रथम है भाव व्यंजक ध्वनियाँ, दूसरा चरण है अनुकरणात्मक शब्दों का, जिनमें जीव जंतुओं और निर्जीव पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण करके भाषा में कभी शब्दों का निर्माण हुआ होगा। विद्यार्थियों, तीसरी सीढ़ी भाव संकेत इंगितों की है। यद्यपि इनका आधार भी अनुकरण ही है, पर यह अनुकरण जीव आदि के द्वारा बाह्य चीजों का न होकर के अंगों का होता है, जैसे प्रमुखतः हाथ का या अंगों के संकेतों का, जेस्चर का। इसे जोहानसन ने बिना जाने किया हुआ अनुकरण, अनकॉन्शियस इमिटेशन कहा है। अर्थात जो तीसरा चरण है वो बिना जाने अनजाने में किया हुआ आंगिक अनुकरण एक प्रकार से हुआ है। भाषा के विकास में इसी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पर कुछ विद्वानों ने इसकी आलोचना भी की है।
तीसरी स्थिति में केवल स्थूल शब्द ही बने होंगे, ऐसा कुछ आलोचक मानते हैं कि अनुकरण के आधार पे या आंगिक अनुकरणों के आधार पे कितने शब्द बने होंगे। मानव के मानसिक विकास के ओर आगे बढ़ने पर धीरे धीरे सूक्ष्म भावों के लिए और भी शब्द बने होंगे। यह चौथी अवस्था थी, क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य की बुद्धि का विकास होता है, भाषा का भी विकास होता जाता है, तो जो सूक्ष्म भाव आदि होंगे, मानव की जो विकास की मानसिक विकास की अवस्था की ओर मानव बढ़ा, तो वैसे वैसे उसके सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति के लिए अनेक शब्द बने होंगे। ये भाषा के विकास की चौथी सीढ़ी या चौथी अवस्था थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्वर, व्यंजन आदि के विकास की अवस्था की ओर भी संकेत किया है। जोहानसन कहते हैं कि ध्वनियों से अर्थ का संबंध भी वो स्थापित करते हैं। ध्वनियों से कैसे अर्थ जुड़ जाता है वो उदाहरण देते हैं, जैसे रे से आरंभ होने वाली धातुओं का अर्थ गति, क्योंकि रे के उच्चारण में जीभ दौड़ती है, तथा मैं से आरंभ होने वाली धातुओं का अर्थ बंद करना, चुप करना या समाप्त करना आदि, क्योंकि इसके उच्चारण में होठ बंद हो जाते हैं या यही क्रिया करते हैं, वे ऐसा कहते हैं। अब ये 4 चरण में भाषा के विकास की या इंगित सिद्धांत के माध्यम से अलेक्जेंडर जोहानसन ने कहा है। अब हम इस तर्क की थोड़ी सी समीक्षा करना चाहेंगे विद्यार्थियों की, कितना सत्य हो सकता है या कितना मान्य हो सकता है। भोलानाथ तिवारी इसके संदर्भ में कहते हैं कि इस मत में भाषा के विकास की आरंभिक स्थितियां तो निश्चय ही आरंभ और विकास की दृष्टि से मान्य हो सकती हैं, किंतु जो बाद में भाषा विकसित हो जाती है या भाषा धीरे धीरे जटिलता की ओर, सूक्ष्मता की ओर बढ़ती है, वहां पूर्ण रूप से इसको नहीं माना जा सकता। जैसे इसके बाद मुंह में जीभ आदि अंगों से हाथ आदि बाह्य अंगों के अनुकरण के आधार पर ध्वनि और शब्दों की उत्पत्ति की बात गले नहीं उतरती है। दूसरा, इसी प्रसंग में ध्वनि और अर्थ का तर्क संगत संबंध जो स्थापित करने की विद्वान जोहानसन ने कोशिश की, वह भी संतोषजनक नहीं है। जैसे र कहने मात्र से गत्यात्मक ध्वनियाँ या मैं कहने से क्रिया को रोकने की ध्वनियाँ वो विश्वसनीय सी प्रतीत नहीं होती है। दूसरी बात यह भी है कि पुरानी भाषाओं के प्राचीनतम शब्द समूह पर यदि उनको देखा जाए तो ये बात सही प्रतीत नहीं होती है। जैसे रे से आरंभ होने वाली धातुओं का अर्थ वे गति मानते हैं। उदाहरणार्थ जैसे हिब्रू धातु में RLK का अर्थ मिलाना भी होता है, RKB का चढ़ना भी होता है, और संस्कृत में भी गत्यार्थक धातुओं की कमी नहीं है, ग्रीक, संस्कृत आदि में भी। इसलिए प्रथम वर्ण की दृष्टि से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तर्क बुद्धि और भाषा का विकास तो साथ साथ ही हुआ है। इसके प्रतिपादन ने शब्दों में बनने वाले सामान्य सिद्धांतों की बात उठाई गई है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यदि इसे इतना यांत्रिक न माने जाए तो संसार की प्राय सभी प्राचीन भाषा के प्रारंभिक भावों को व्यक्त करने वाले समानार्थी शब्दों में पर्याय साम्य होना चाहिए था। वो बात इस तरह से है बच्चों कि जैसे जोहान्सबर्ग ने कहा कि भाई मनुष्य तो चाहे आदिम काल का हो तो भाव तो साम्य है, चाहे वो हिब्रू हो, जर्मन हो, यूरोपियन हो, चीनी हो, तो वो प्रारंभिक जो भाषा के शब्द हैं वहाँ एक ही उत्पत्ति हुई, एक ही भाषा होनी चाहिए थी, या सब जो भी मनुष्य ने जहाँ कुछ अपने भावों के अभिव्यक्ति के लिए बोला, भूख प्यास आदि के लिए, तो उन शब्दों में साम्य होना चाहिए था, किंतु ये बात साम्य है ही नहीं। तो इस प्रकार सिद्धांत के विरुद्ध कई आपत्तियां उठाई जाती हैं और थोड़ा सा ये आरंभिक अंश में स्वीकार्य हो सकता है, लेकिन शेष को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता है। अब इसमें एक सिद्धांत और आता है जिसको टाटा थ्योरी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार आदिम मानव काम करते समय जाने अनजाने उच्चारण अवयवों से काम करने वाले अवयवों की गति का भी अनुकरण किया करता था। ये हमने थोड़ा सा श्रम परिहरण सिद्धांत में भी कल सुना था, पढ़ा था। और इस अनुकरण से कुछ ध्वनि या ध्वनि संयोगों से शब्दों का उच्चारण हो जाया करता था। इन्हीं ध्वनियों या शब्दों से धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ होगा, ऐसा भाषा विज्ञान में
माना जाता है या अध्ययन किया जाता है। वास्तव में देखा जाए तो ये अनुकरण वाली बात कुछ इंगित सिद्धांत से ही मिलती जुलती है, लेकिन भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अभी भी अनसुलझा ही दिखाई देता है। वास्तव में ऐसा अनुकरण आज न तो सभ्य मानव करता है और न ही अपनी अविकसित अवस्था में भी इस तरह से किया करता होगा। अब बच्चों, हम बात करते हैं एक सिद्धांत की जिसको संपर्क सिद्धांत कहा गया है, कॉन्टेक्ट थ्योरी कहा गया है, और ये एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। मनोविज्ञान के ज्ञाता जी रेबेस इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत में संपर्क का अर्थ है सामाजिक जीव जिनमें मनुष्य भी है, अर्थात सामाजिक जीवों में आपस में संपर्क रखने की सहजात प्रवृत्ति। समाज का निर्माण भी मनुष्य की इसी सहजात प्रवृत्ति के कारण हुआ है। आदिम मनुष्यों ने भी छोटे छोटे वर्ग, समाज और आपस में प्रारंभिक भावनाएं जो हैं, जिनके बारे में हम बारंबार बात करते हैं, प्रारंभिक भूख, प्यास, रक्षा, कामिच्छा आदि को एक दूसरे पर अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह तरह के संपर्क स्थापित किए जाते थे। इन संपर्कों के लिए स्पर्श आदि का भी सहारा लिया जाता रहा होगा, पर साथ ही साथ मुख से उच्चारित ध्वनियाँ भी अवश्य विद्यमान रही होंगी। भाषा उसी का विकसित रूप है, ऐसा संपर्क सिद्धांत मानता है। जैसे जैसे संपर्क की आवश्यकता बढ़ती गई तो उसकी स्पष्टता की आवश्यकता का भी अनुभव होता गया तथा संपर्क के माध्यम से इन ध्वनियों का या शब्दों का या भाषा का भी विकास होता गया, ऐसा मनोवैज्ञानिक जी रेवेस मानते हैं। जी रेवेस ने बाल मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान तथा आदिम अविकसित मनुष्यों के मनोविज्ञान के सहारे इस सिद्धांत को रचा है। पूर्णतः तर्कसम्मत है, किंतु इसमें मनोवैज्ञानिक ढंग से उत्पत्ति और विकास के सामान्य सिद्धांतों का ही विवेचन है। हम शायद अधिक निकट होकर के उत्पत्ति और विकास के सिद्धांत को जानना चाहते हैं कि वास्तव में भाषा के विकास का कैसे हुआ। वो इसको भाषा के इस प्रश्न को ये भी नहीं सुलझा सकता है। इसके लिए अनेक सिद्धांतों को देखने के बाद कासिडी आदि विद्वान उन्होंने भी भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णित ही माना। अब विद्यार्थियों, एक सिद्धांत और आता है जिसपे भाषा की उत्पत्ति पर समन्वय करके विचार किया जाता है कि कैसे भाषा की उत्पत्ति हुई होगी। वो है समन्वित सिद्धांत। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वीट ने उपयुक्त सिद्धांतों में से, अर्थात जो भाषा की उत्पत्ति के कई सिद्धांत दिए गए, टाटा सिद्धांत, मनोभावावेचक सिद्धांत, श्रम परिहरण सिद्धांत, संपर्क सिद्धांत, इन सभी सिद्धांतों के समन्वय के आधार के भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर प्रकाश डालने का प्रयास उन्होंने किया। उनका कहना था, स्वीट का कहना था कि भाषा प्रारंभिक रूप में भाव संकेत या इंकित अर्थात जेस्चर या ध्वनि समवाय साउंड ग्रुप दोनों पर ही आधारित थी। भाषा कैसी आधारित थी प्रारंभिक अवस्था में? भाव संकेतों पर और ध्वनि समवाय अर्थात भाव और ध्वनि दोनों ही रूप वहाँ विद्यमान रहे होंगे। ध्वनि समवाय के आधार पर ही आगे चल कर के शब्दों का विकास हुआ है। आरंभिक शब्द समूह के लिए स्वीट कहते हैं कि पहले शब्द अनुकरणात्मक थे, जैसे मिश्री, म्याऊ, बिल्ली जो म्याऊ म्याऊ करती थी, काक जो काका करता है, कुकू हिंदी में गुगू। स्वीट का ये भी कहना है कि कहने की ये बात नहीं है कि ध्वनि के अनुकरण पर शब्द पूर्णतः आधार ध्वनि हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उनमें थोड़ा बहुत साम्य भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों, जो समन्वित सिद्धांत स्वीट ने कहा है उसके अनुसार भाषा में शब्दों का क्या है? सबसे पहले अनुकरणात्मक शब्द, दूसरे हैं भावावेश व्यंजक शब्द, जो भाव के आवेश में व्यक्ति बोलता है, जिन्हें विस्मयादि बोधक श्रेणी में भी रखा जाता है, जैसे ओ, आ, दिक, हर्ष, शोक, विषाद आदि के लिए। इस वर्ग में कुछ धातुएं भी होंगी। तीसरे प्रकार के शब्दों को स्वीट ने प्रतीकात्मक अर्थात सिंबॉलिक कहा है।
भाषा के आरंभिक शब्द समूह में इस वर्ग के शब्दों की संख्या बहुत बड़ी रही होगी और उससे अनेक प्रकार के शब्द भी बने होंगे। कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया शब्दों के आदि क्रिया आदि रही होंगे भाषा को जो धीरे धीरे समृद्ध करते होंगे। अब इसमें देखते हैं कि प्रतीकात्मक शब्द कौन से हैं। प्रतीकात्मक शब्द वे होते हैं जिसका संयोग से या किसी अन्य सामान्य और थोड़े संबंध से किसी अर्थ से संबंध पाया जाता हो, वह उनका प्रतीक बन जाता है। अर्थात प्रतीकात्मक शब्द वे होते हैं किसी अत्यंत सामान्य या थोड़े संबंध से किसी भी अर्थ से संबंधित हो तो वो किसी न किसी के प्रतीक बन जाते। जैसे बच्चे को यूं ही मामा, पापा जैसे शब्द छोटी अवस्था में बोलने लगते हैं तो माँ बाप उनका प्रयोग प्राय स्वयं के लिए ही ले लेते हैं, और फल ये होता है कि विभिन्न अर्थों के साथ उनका संबंध हो जाता है और ये शब्द प्रतीक बन जाते हैं। और भाषा विज्ञान में इनको नर्सरी वर्ड कहते हैं। इस प्रसंग में एक दो प्रश्न विचारणीय है समन्वित सिद्धांत के संदर्भ में कि आरंभ में शब्द तो स्थूल वस्तुओं या विचारों के द्योतक रहे होंगे, पर भाषा में सूक्ष्मताओं को व्यक्त करने के लिए वाले शब्द भी बहुत अधिक हैं, और ऐसे शब्द आदि मनुष्य के बस की बात नहीं है, क्योंकि आज जो भाषा हमारी विकसित हो चुकी है उसमें सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने की क्षमता भी है। तो आदि मनुष्य ने उनका निर्माण नहीं किया है तो फिर ये कहाँ से आए? निश्चय ही इनका विकास बाद में हुआ है, सादृश्य आदि के आधार पर हुआ होगा। इस प्रकार के निर्माण आज भी होते रहते हैं। जैसे मक्खन के आधार पर मक्खन लगाना प्रयोग बहुत अधिक चापलूसी करने के लिए होता है। स्वीट के अनुसार दक्षिण अफ्रीका की भाषा सासुतो में भी भिन भिनाने के आधार पर मक्खी को नत्सी नत्सी कहते हैं। अतः इस शब्द का यहाँ मक्खी की तरह चारों ओर घूमकर चक्कर लगाकर चापलूसी करने वाले या चूसने वाले व्यक्ति के अर्थ में भी होता है। तो इस प्रकार से स्वीट ने जो अनुकरण के आधार पर समन्वय, विभिन्न ध्वनियों का अनुकरण, शब्दों का निर्माण, उन सब की प्रतीकात्मक आधार पर शब्दों से भाषा की उत्पत्ति हुई होगी ऐसा माना है। भावाभिव्यंजक, अनुकरणात्मक, प्रतीकात्मक शब्दों से भाषा आरंभ हुई होगी। फिर उपचार के कारण बहुत से शब्दों का अर्थ विकसित होता गया या नए शब्द बन गए। भोलानाथ तिवारी कहते हैं कि नवीनतम खोजों के प्रकाश में स्वीट के मत में कुछ और बातें यदि जोड़ ली जाएं तो मैं इस सिद्धांत के पक्ष में हूँ। अर्थात भोलानाथ तिवारी भी यदि कुछ इसमें और जुड़ जाए तो वो समन्वित सिद्धांत के पक्ष में है कि भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न को ये किंचित प्रकाश डालता या हल करता है। निष्कर्ष रूप से बच्चों हम ये कह सकते हैं, भाषा की उत्पत्ति के हमने इतने सिद्धांतों का अध्ययन किया है, केवल यही कहा जा सकता है कि भाषा की उत्पत्ति भावा अभिव्यंजक, अनुकरणात्मक तथा प्रतीकात्मक शब्दों से हुई होगी, और इसमें इंगित सिद्धांत, संगीत सिद्धांत और संपर्क सिद्धांत से भी सहायता मिली होगी, और आगे चल करके नवा अभिव्यक्ति की आवश्यकता, योग्यमता अवशेष सिद्धांत, अर्थ उपचार तथा ध्वनि में परिवर्तन के कारण भाषा में तेजी से परिवर्तन आता गया होगा, और ये परिवर्तन इतने बड़े स्तर पर था, इतना बहुमुखी था कि आज इतने समय बाद भी इसे भेद कर इसके पूर्व की भाषा के प्रारंभिक रूप की तह में या जड़ों में जा पाना असंभव सा कार्य है। इसलिए निश्चित रूप से इसके संदर्भ में या भाषा की उत्पत्ति के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। विद्यार्थियों, हम आगे इसी प्रश्न पत्र में भाषा पर अध्ययन करेंगे, भाषा की विशेषताएं या भाषा की प्रकृति पर विचार करेंगे। धन्यवाद।